हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया है ना। तो आज से शुरुआत हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। इसको हम यूनिट 2 कह रहे हैं। यहाँ पे यूनिट कहो चैप्टर कहो, वो बात एक ही होती है। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, जितना इजी ये नाम है ना उतना ही धमाकेदार चैप्टर होने वाला है आपका, ठीक है? क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसमें मतलब दिक्कत जाएगी या कुछ होगा, लेकिन इतने लेंदी है ये कि इसमें इतने सारे कंसेप्ट आ जाएंगे कि उनको चंक में आप देखिएगा और जितना हो सके उसको रिवाइज करते रहिएगा। मतलब ये ऐसा है कि आपने कोई एक कंसेप्ट पढ़ा और सोच रहे हैं कि मैं एक ही चीज़ को मतलब देख डालूं पूरा एक ही बार में चैप्टर और सोचूं कि नहीं अब तो मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। इसको जब भी देखें तो आप क्या करिए, इसको चंक में देखिए। पहले एक टॉपिक देखा, रिवाइज करा, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएं, फिर उसके बाद में आगे बढ़िएगा, ठीक है? ऐसे करिएगा, लेकिन मज़ा आएगा इस चैप्टर में, ठीक है? चलो, तो जैसा इसका नाम है वही सब बातें होंगी। स्ट्रक्चर कैसा होता है एक एटम का उसको समझेंगे। एक बात आपको मैं यहाँ पे याद दिला दूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यदि आपने एटम वगैरह के बारे में कुछ भी पढ़ा है, सब भूल जाइए, है ना? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि एटम के बारे में हम ये मान के चलेंगे कि हम कुछ नहीं जानते हैं तो ये चैप्टर बहुत इजी आएगा और बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोग कहेंगे कि एटम ऐसा होता है और फिर वही लोग कह देंगे कि नहीं यार, एटम में तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? फिर वो बोलेंगे कि एटम में तो ये होता है, और फिर अगला कोई आदमी आएगा कहेगा नहीं नहीं, एटम ऐसा नहीं होता है। फिर कोई कहेगा कुछ, फिर कोई कुछ कहेगा। तो ऐसे करके हजारों आइडियाज आएंगे। हजारों बोल रहा हूँ मतलब कुछ गिने चुने आइडियाज आएंगे, और सब अलग अलग दावा करेंगे कि एटम वैसा होता है, एटम ऐसा होता है, एटम में वो होता है। क्योंकि यार देखिए, सीधी सी बात है कि हम कोई भी चीज़ जब शुरुआत करते हैं ना, किसी भी चीज़ का इन्वेंशन होता है या किसी भी चीज़ की डिस्कवरी होती है, तो हम उसको नहीं जानते हैं कि वो कैसी है ना। मतलब कि अभी जो आप एटम को जानते हैं कि एटम में ये होता है, वो होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन, ये सब होते हैं, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे जब ये सबसे पहले ऐसा सोचा गया होगा कि भैया एटम नाम की भी कोई चीज़ है दुनिया में, तब लोगों ने कैसा सोचा होगा, क्या क्या एग्जाम्पल लेके सोचा होगा, उसी के बेस पे ये पूरा चैप्टर बना है और वही आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं। बातें तो बहुत मैं करूँगा ऐसे फालतू की, लेकिन चैप्टर पे डील करते हैं जरा, ठीक है? क्या लिखा है? तो चैप्टर आपका कहता है, सबसे पहले ये मैं कोटेशन पढ़ा रहा हूँ आपको। वो बोलती है कि जो रिच डायवर्सिटी है केमिकल बिहेवियर की, ध्यान देना लाइन ने क्या कहा है, जो रिच डायवर्सिटी है केमिकल बिहेवियर की, मतलब जो आपको केमिकल बिहेवियर देखने को मिलता है ना, कोई आपको जला देगा तो कोई आपको आग को बुझा देगा, ठीक है? कोई आपको जो है ठंडक देगा तो कोई गर्मी देगा। तो ये सब केमिकल जो बिहेवियर आपको मिलते हैं, किसके? वो भी डिफरेंट एलिमेंट के, वो आपके इस चीज पे निर्भर करते हैं कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उनके एटम का, ठीक है? मतलब ये है भैया कि कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में दोनों में बहुत बहुत अंतर है। लेकिन वो अंतर कहाँ से आ रहा है? उनके एटम के स्ट्रक्चर की वजह से अंतर आ रहा है। जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी आपको कि ये लाइन इसलिए क्यों लिखी है यहाँ पे, ठीक है? आइए पढ़ना शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस किसका? एटम का। अब देखो यार, मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ कुछ वोकेबलरी तो आपको पता होगी, क्योंकि अब मैं ऐसे इसका मीन बताते रहूंगा, भैया एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है तो एटम का मतलब ये होता है। तो यार देखो, मैं कोई इंग्लिश की क्लास तो ले नहीं रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ों को ऐसा मतलब वो बताऊंगा वोकेबलरी। मैं कुछ मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा। जैसे एग्जिस्टेंस आप बिल्कुल कॉमन हो चुके हो यार, क्लास 11th में हो तो, है ना? जैसा मैं बता देता हूँ आपको, एग्जिस्टेंस मतलब कि किसी चीज़ का होना। तो एटम का जो होना है, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस है एटम की, वो आपकी सबसे पहली बार देखो प्रपोज करी गई थी, है ना? मौजूद करी गई थी किसी ने, किससे? उस टाइम पे जब आपका वो चल रहा था, कौन सा? जब इंडियन था, और उसके ही समय पे ग्रीक फिलोसफर थे। मतलब कि इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे जो आपके दार्शनिक जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले बात एटम की बात कर ली थी, ठीक है? और ये कब की बात हम कर रहे हैं? 420 ही, समझ रहे हो? मतलब कि आज आपका 2025 चल रहा है, तो उसमें 400 साल और आप ऐड कर दो, मतलब कितना हो गया? 2400 साल तो यही हो गए आपके, और उसमें से 25 ही और ऐड कर लो, तो इतना समय पुरानी बात की ये बात हो रही है, समझो। तो उस टाइम पे लगभग हम रफ आइडिया माने तो 2500 साल पहले आपका एटम के बारे में बता दिया गया था, या 2400 साल पहले एटम के बारे में बता दिया गया था, ठीक है? हमारे कौन ने? ग्रीक फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने। ये जो थे आपके, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? तो हु वर ऑफ द व्यू दैट एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मतलब कि इनका ये बिलीव था, ऐसा मानना था कि एटम जो होता है वो एकदम क्या होता है? हमारा मैटर का एक ब्लॉक होता है। ये तो बिल्कुल हम सब जानते हैं, एटम से सब चीज़ें मिलकर बनी हुई होती हैं, इसको मैं बताने की तो कोई बड़ी नीड है नहीं है आपके लिए।
और अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार, इन्होंने कहा जो कंटिन्यूड सब डिवीजन है मैटर का, ध्यान से सुनना हर एक बातों को, एनसीईआरटी की है ना, इसको बिल्कुल ये मत मानना कि सोचते होंगे कैसा, कई बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े वो ये सोचते हैं कि सर आप हर एक लाइन को ऐसे क्यों बताते हो, हमको पता नहीं होगी। भैया इन्हीं लाइनें फंस जाती है नीट एग्जाम में आपकी, ऐसी सीधी लाइनें उठ के आती, मैं आपको पेपर शो कर दूंगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल एक एक बातों को जितना मैं बताता हूँ उतनी ही गौर से सुना करो, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ पहले वो सुनो। तो इन्होंने कहा कि जो कंटिन्यूड सब डिवीजन है, सब डिवीजन का मतलब है कि मैटर जो होता है पदार्थ, उसको यदि हम उसको डिवाइड कर दें थोड़ा सा और फर्दर, अब ये डिवाइड करना ऐसा नहीं है कि आपने मैटर को लिया और दो टुकड़े कर दिए, ऐसा नहीं, मतलब कि मैटर को भी अंदर तौर पे हम और देखें कि उसमें क्या है, तो आपको कुछ और नहीं तो बल्कि क्या मिलेगा, एक एटम ही मिलेगा, ठीक है। और जो कि आपका फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, ध्यान से सुनना है ना क्या कहा इस लाइन ने, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, गजब की लाइन है भाई। इन्होंने कहा कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कब, फर्दर, है ना। मैटर को आपने डिवाइड करा, मैटर को आप बिल्कुल और डिटेल में गए, मतलब ऐसे माइक्रोस्कोप लगाया आपने और मैटर को देखा कि उसके अंदर क्या होता था, आपको पता चला एटम होता है। लेकिन ये लाइन क्या कहती है, ध्यान से सुनिए जी, ये लाइन किसने कही है, ग्रीक फिलोसफर ने कही। ऐसी लाइन आ जाती है नीट के एग्जाम में कि ये लाइन किसकी है, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं, सब डिवीजन करते हैं, तो हमारे पास में एटम आता है और एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये लाइन आपकी ग्रीक फिलोसफर बोलते हैं, इंडियन फिलोसफर बोलते हैं, ठीक है। और यही बात आपकी गलत प्रूफ होगी आगे चल के, है ना, आगे हम पढ़ेंगे तो यही बात को गलत गलत प्रूफ करेंगे कि एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, आपको पता भी है, इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सब, ठीक है। अब आगे देखो, जो आपका शब्द है द वर्ड एटम हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक, एक शब्द से आया है, ग्रीक का क्या शब्द से आया है, एटोमियो, और इसका मतलब होता है अनकटेबल या फिर नॉन डिविजिबल, मतलब कि जिसको ना तो आप काट सकते हो ना फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ऐसी चीज उसको कहेंगे एटम, ठीक है। दीज अर्लियर आइडियाज जो थे आपके बर मेयर स्पेक्यूलेशंस, मतलब कि ये सिर्फ एक धारणाएं थी, ऐसी एक कल्पनाएं थी, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है तो वैसा वैसा होता है, कोई भी इन्होंने प्रैक्टिकल तो करा नहीं था, ना तो ऐसा माइक्रोस्कोप लेके ना कुछ, बस ये सोच रहे थे ऐसा बैठ के भैया ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। देयर वॉज नो वे टू टेस्ट दैम एक्सपेरिमेंटली, उस समय कोई तरीका ही नहीं था इनको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने का। और जो आइडियाज हैं रिमेंड डोरमेंट, और ये जो आइडियाज हैं एकदम डोरमेंट होकर रह गए, मतलब कि एकदम जो बात वहां पे बोली गई थी वो वहीं पे रह गई, कुछ इनका सार निकला नहीं, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक। लेकिन बाद में क्या हुआ, कई सारे साइंटिस्टों ने मिलकर इस चीज़ को रिवाइव कर दिया। और आज हम 19 सेंचुरी में देखें, आज तो 21st सेंचुरी चल रही, लेकिन उस टाइम पे जब ये 19 सेंचुरी लगे हमारी, मतलब कि लगभग 1800 जब सन लगी, तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी आने लगी कि यार एटम के अंदर भी जाके देखा जाए, और यहीं से आपका जन्म हो गया भैया केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, ठीक है। मतलब कि केमिस्ट्री जो हम आज पढ़ रहे हैं ना, तो वो सब ये देन है इन सभी लोगों की जो 1800 सन में बैठ के बढ़िया कर रहे थे। तो आप यदि गालियाँ देते हैं तो फिर इन्हीं को देना, ठीक है। आप कहते हैं कि ना अरे केमिस्ट्री क्यों आ गया, ये सब्जेक्ट की नीड ही क्या थी, तो वो सब इन्होंने करा भैया, 1800 सन में बैठ के इन्होंने ये सब कुछ करा। वो तो बेचारे वहीं पे ही उनने बोल दिया था, किसने, इंडियन फिलोसफर ने और ग्रीक फिलोसफर ने, ठीक है। आगे देखें, अब सबसे पहली जो एटॉमिक थ्योरी दी गई मैटर के ऊपर, वो आपकी प्रपोज करी गई थी फ्रेम एक साइंटिफिक बेसिस पे, जो कि था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे बेसिकली ये, और 1808 में ये लगभग मतलब वहाँ पे स्कूल टीचर थे ये, ठीक है। और इन्होंने अपनी थ्योरी दी, इसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करके। क्या नाम था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछ ली जाती है। अब इन्होंने क्या कहा देखो, इन्होंने एटम को क्या कहा, एक अल्टीमेट पार्टिकल कहा है एक मैटर का, जो कि हमने यूनिट 1 में भी समझा था इसको, है ना, याद होगा आपको, कुछ कुछ चीज़ें हमने बताई थी। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो एबल हो रही थी, मतलब कि मदद कर रही थी हमको समझाने में कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना, कि भाई जितना हमारा मास किसी चीज में होता है उतनी हमको मिलता है, मास कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात हमने बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डाल्टन की ये बात हमको इस बात से कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो बात इसको ये कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड कर रही थी। इससे हमने कहा ठीक है भाई साहब। फिर जो लो था आपका क्या, कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाली बातें जो थी, हमने चैप्टर 1 में इसको डिटेल में और डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सभी बातों को जो प्रूव कर रहा था वो डाल्टन ने ईजिली कर पाया था। लेकिन ये डाल्टन भैया हो गए फेल आपके आगे कहाँ पे, जब आपका बारी आई रिजल्ट बताने में कई सारे एक्सपेरिमेंट के, जैसा कि
जैसा हम जानते हैं कि जैसा ग्लास है या फिर एवोनाइट होता है, तो यदि इनको रब्ड करा जाता है सिल्क के या फिर कोई भी फर वगैरह से, तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। तो डाल्टन भैया ने तो ये करके देखा ही नहीं था, तो वो यहाँ पे फेल हो गई उनकी थ्योरी कि यार हमने जब ऐसा अपने देखा होगा ना, कंगे मंगे को नहीं करते हैं, रब कर देते हैं किसी भी चीज़ से और फिर देखते हैं बाल खड़े होने लगते हैं, या फिर आपने देखा होगा कागज वगैरह उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी डाल्टन ने नहीं बता पा रहा था, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे कहीं कहीं पे फंबल हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो एक्सपेरिमेंट आपके या फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो कि आपके कई सारे साइंटिस्टों ने करी आखिर आते आते 19 सेंचुरी का, ठीक है। और इसमें ही आपकी ये चीज़ें इन्होंने दी, और उसमें हमको सबसे पहला मिला कि एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है, जो कि बहुत ही डिफरेंट थे, जो कि हमको डाल्टन ने बताया था, ठीक है। आगे आइए जरा। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि आपका है या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका क्या, डिस्कवरी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मतलब हमको कब ऐसा पता चला या कैसे पता चला कि भैया कुछ हमारे पार्टिकल होते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो आइए जरा। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि भैया डिस्कवरी कैसे हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्लियर है आपको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है भैया जो न्यूट्रॉन है आपके, है ना, प्रोटॉन हो गए, और आपका एक और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इन्हीं को बस सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, मतलब कि जो एटम है उसका एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, न्यूक्लियस भी इसके अंदर आएगा। तो ये सब कुछ आपका कब, ये इसमें बुक में लिखा है आपकी बात मैं आपको पहले समझा देता हूँ पढ़ के। बोल रहा है जो इनसाइट था कि एक स्ट्रक्चर एक एटम का, वो आपका ऑब्टेन हुआ था कहाँ से, एक्सपेरिमेंट करके। किसका एक्सपेरिमेंट करके? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का, है ना, इसका यूज़ में ना गैस के यूज़ करके एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करा गया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है बेसिकली कुछ नहीं है, बल्कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का नाम यदि सुना हो कभी ज़िंदगी में, तो वही चीज़ है कि एक हम क्या करेंगे, एक तरफ एक एनोड लेंगे, एक तरफ एक कैथोड लेंगे, मतलब एक तरफ पॉजिटिव हम इलेक्ट्रिक क्रिएट करेंगे, एक तरफ नेगेटिव करेंगे, ठीक है। उनकी वजह से क्या होगा कि गैस के अंदर में कोई भी यदि चीज़ होगी तो वो क्या करेगी, आपकी इधर से उधर मूवमेंट शो करेगी। अब हम वो आगे समझेंगे कैसे क्या होता है ये। तो ऐसा कुछ यहाँ पे होगा, और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि एक सिंपल सा लो हम सभी जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका नेगेटिव और नेगेटिव कभी भी साथ नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे के जो अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका यूज़ करके हम ये चीज़ समझे। चलो, और चलो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि अब आपका एक डिस्कवरी कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी कि भैया एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो कैसे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे, वो होता है या नहीं होता है, तो हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना। तो 1800 कब, 30 में, है ना, 1830 में जाके एक माइकल फराडे थे। तो माइकल फराडे का आप जो है बेसिक, जो आप इसका मतलब एडवांस में जो इनको पढ़ोगे तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। इनका मैग्नेटिक के ऊपर ज़्यादा वर्क रहा है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वगैरह दोनों पे। तो जो माइकल फराडे थे बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत वर्क करा है। तो 1830 में इन्होंने ये करा, क्या करा कि यदि हम इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, सुनना ध्यान से, यदि इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं किसी भी एक सॉल्यूशन से, ऑफ एन किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आप सब जानते हो, मतलब कि मान के चलो मैंने ऐसे करके एक बर्तन ले लिया, उसमें हल्का सा क्या करा मैंने, ऐसे देखो ध्यान देना यार यहाँ पे, है ना, मज़ा आ गया आपको बिल्कुल। तो ऐसे करके हमने एक बीकर ले लिया, और इसमें हमने बस कुछ नहीं करा, पानी के संग में NaCl घोल दिया, जिसको हम नमक कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दी, लोहे की ऐसे दो छड़ें लगा दी, ठीक है। तो दो लोहे की छड़ें लगा दी, और उनको एक बैटरी से या जो भी कुछ था हमारे पास में उससे इसको कनेक्ट कर दिया। और बैटरी में एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो होगा ये कि जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ खींचा चला आएगा, और जिसके पास में पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है। तो ये दो छड़े हैं, तो इनकी वजह से ये सब हो जाता है। इसी को इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस कहते हैं। इतना हमें क्लियर हुआ। अब आगे देखो। तो एक केमिकल जो रिएक्शन होती हैं वो अकर होती हैं कहाँ पे, आपकी इलेक्ट्रोड पे। ये जो मैंने यहाँ पे डंडे बनाए ना, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं।
जो कि आपका एक क्या करते हैं रिजल्टेड देते हैं हमको कि लिबरेशन मतलब कि फ्री कर देते हैं किसको, और या फिर डिपोजिशन कर देते हैं मैटर का इलेक्ट्रोड पे। तो ये जो आपको जो रॉड दिख रहा है ना, इन्हीं को इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, तो इन पे डिपोजिशन हो जाता है हमारा जो भी मैटर होता है वो। तो इन्होंने जो है माइकल फ्राडे ने ये चीज़ शो करी हमको। फिर आगे इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये फॉर्मुलेट करते हुए हमको कुछ लॉस दिए जो कि हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। मैंने आपको ऐसे कहा भी था कि भैया माइकल फ्राडे का ज़्यादातर वर्क आप क्लास 12 में पढ़ते हो, आपको इसकी अभी नीड नहीं होती है, ठीक है। कुछ और मैं डिटेल आपको और शेयर कर देता हूँ इनके बारे में, चलिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बेसिक आपकी जो चीज़ें हैं, जो जितना भी लॉस वगैरह हैं, वो क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी हमारे लिए नीड नहीं है। लेकिन अब ये हमने क्यों डिस्कस करा, उसका रीज़न ये है कि ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी अभी जो आगे की जो चीज़ आने वाली उसको समझने में। अब वो आगे की चीज़ क्या आने वाली मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो माइकल फ्राडे के बाद में 1850 में कई सारे साइंटिस्ट आए हैं ना। 1830 तक तो माइकल फ्राडे ने अपना वर्क कर लिया, फिर 30 साल बाद में 1850, ये 20 साल बाद, मैं 30 बोल रहा था, तो 1850 में कई सारे साइंटिस्ट आते हैं जिसमें से फ्राडे भी इंपॉर्टेंट हैं एक। वो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को, और ये क्या करते हैं, वो किस में करते हैं, पार्सली मतलब कि आधी सी खाली एक एवैक्यूएटेड मतलब होती आग, आधी खाली ट्यूब में, है ना। ये आपको इमेज में भी यहाँ पे दिख रही है फिगर में, वो हम देख लेते हैं पहले। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे दिख रही ना, पहले इसको समझ लो आप, फिर आपको कुछ और समझ आएगा। ये पूरी एक क्या है आपकी ट्यूब है, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे जो लगा है आपका, इसको कहते हैं कैथोड, ठीक है। ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ करता है, मतलब जो है इसको हम जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करता है, एक नेगेटिव यहाँ पे टर्मिनल क्रिएट कर देता है यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ पे है आपका, ये होता है एनोड, जो कि होता है पॉजिटिव। देखो, तो अब मुझे एक बात बताओ, उसको कई बच्चे कहते हैं मुझे सर ये याद नहीं होता कि एनोड एनोड पे पॉजिटिव रहता है या फिर कैथोड पे पॉजिटिव रहता है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपका ए पहले आता है या फिर सी पहले आता है, ठीक है। ए पहले आता है, उसके बाद में सी आती है। तो जो पहले आएगा वो पॉजिटिव, जो बाद में आएगा वो नेगेटिव, बात खत्म, ठीक है। तो इसका यहाँ से याद रख लो। तो ए से आपका एनोड हो जाएगा और सी से आपका कैथोड हो जाएगा, तो वो कैथोड नेगेटिव रहेगा और ये आपका पॉजिटिव रहेगा। अब होता ये है कि जब भी क्या करते हैं इसको हम ऐसा, इसके अंदर में जब भी हम क्या कर देंगे, कोई गैस वगैरह डाल देंगे, और वो उसको कैसे डालेंगे, पार्सली फिल करेंगे उसको ना, पूरा भी फिल नहीं करेंगे। तो फिर इसमें क्या देखने को मिलेगा वो हम आपको बताते हैं, देखो। तो इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको जो ट्यूब बताई है, इसी को कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो ये आपको डिपिक्टेड थी फिगर 2.1 के ए में। तो जो आपकी कैथोड रे ट्यूब है वो मेड होती है किससे, ग्लास की बनी हुई होती, कांच की बनी हुई होती है, जिसमें कि दो पतली सी आपकी मेटल लगे हुए होते हैं। वो आपको मैंने दिखाए थे कैथोड एनोड, उन्हीं को इलेक्ट्रोड कहते हैं हम हमारा, और उसको सील्ड कर देते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आपका होता है गैसेस का, तो यहाँ पे हमको ऑब्जर्व होता दिखता है कब, जब आपका बहुत ही लो प्रेशर वहाँ पे हो, ठीक है। मतलब इसका हम लो प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करें, इसके अंदर में जो भी कुछ गैस वगैरह होगी उनको बाहर निकाल लें, ठीक है। तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा और हाई वोल्टेज हम रखें, ठीक है, तब ये चीज़ होगी। अब आगे देखो, फिर आपका जो प्रेशर है आपका डिफरेंट गैसेस का, वो कुड भी एडजस्टेड हम कर सकते हैं, जो कि है एवेक्यूएशन ऑफ द गैस ग्लास ट्यूब। मतलब कि हम जो भी प्रेशर है, मान के चलो हमने इसके अंदर में गैस रखी है या कोई भी गैस है, यहाँ पे देखो इधर पे, तो जो भी कोई गैस यहाँ पे रखी होगी तो उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर यदि वो ज़्यादा लगा रही होगी तो हम उसको आराम से उसका आधा निकाल के उसको कम कर सकते हैं प्रेशर, ठीक है। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज जाता है और जो कि दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, तो यहाँ से करंट क्या होता है, फ्लो करने लगता है, और एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मूव होते दिखते हैं उस ट्यूब में, जो कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना। जो कि नेगेटिव आपका कौन है, कैथोड है, मैंने अभी आपको बताया, और पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोड है, तो उसकी तरफ वो जाते हुए हमको दिखते हैं। तो दीज वर कॉल्ड अ कैथोड रे और अ कैथोड रे पार्टिकल्स। अब देखो, मुझे पता है कईयों को कई सारे डाउट आए होंगे यहाँ पे, तो अब वो सारे डाउट मैं आपको एक सेकंड में क्लियर करता हूँ, बस ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, है ना, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं आपसे कि होगा क्या, सिंपल सा, कि इसके अंदर भरी है गैस। इसको मैं दूसरा कोई कलर से ले लेता हूँ, मान के चलो ऐसे कोई भी गैस भरी है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान देना, ऐसे करके गैस भरी है इसके अंदर। अरे अच्छा, ये तो मैंने दूसरा वाला ले लिया फिगर, हम इस पे रहते हैं स्टेक अभी ये वाले पे। तो इसमें मान चलो गैस भरी है, देखो, ठीक है। अब होगा क्या कि हमारा यहाँ पे, अभी मैंने आपको कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब
बाई नेचर क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो लगे हैं आपके वो मेटल की सीट लगी हैं, क्या लगी हैं, मेटल की सीट लगी हैं। तो मेटल की जो सीट होंगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, मतलब कि एटम होगा और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब इनके अंदर है इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें से हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं दोनों पोल की तरफ में, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से क्या होते हैं, निकल निकल के इस तरफ से आने लगते हैं। और वो क्योंकि हम यहाँ पे गैस भरी है तो इसलिए हमको एक पाथ जो है यहाँ पे शो होती हुई दिखती है, ठीक है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे आपके, यही लाइन आपकी यहाँ पे बोलती है, ध्यान देना क्या कहती है। देखो इधर पे लिखा है कि जब आपका हाई वोल्टेज होगा इलेक्ट्रोड पे, जो करंट आपका फ्लो करेगा और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल आपका ट्यूब में दिखेगा फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से लेके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड तरफ, और इसी को कैथोड रे और फिर कैथोड रे पार्टिकल कहते हैं। और जो फ्लो हो रहा करंट का आपका कहाँ से कहाँ तरफ, कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक्ड बाई मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द जो है ट्यूब बिहाइंड एनोड विथ आपका फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फाइड। अब ये चीज़ आपको कई बार समझ नहीं आती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमने कुछ नहीं करा है, सिंपल यहाँ पे क्या करा, अभी जो ये वाला था ना उसी को हमने बस चेंज करके इस जो हमने यहाँ पे एनोड लगाया था उसमें बस छेद कर दिया हमने, और छेद करने के बाद में इधर पीछे में हमने क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड की हमने क्या कर दी, फ्लोरोसेंट नाम का एक पदार्थ बना दिया, ठीक है। वो जो कि क्या करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे आपके वो इसमें टकराएंगे और टकराएंगे तो यहाँ पे एक ग्लो होगा, ठीक है। और इस ग्लो की वजह से हमको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात से ये चीज़ हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो यही बात तो मैंने आपको अभी जस्ट बोली है, ठीक है। तो दीज रेज जब आएंगी आपकी और पास करेंगी एनोड को, वो स्ट्राइक करेंगी उस जिंक की जो आपका हमने फ्लोरोसेंट जो आपका मटेरियल लगाया है जिसको हम जिंक सल्फाइड कह रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट आपका डेवलप हो जाएगा उस कोटिंग पे, ठीक है। तो वहाँ से हमको एक चमक दिखने लगेगी और इससे हमको प्रूफ हो जाएगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, वहाँ देखो जरा ध्यान से। तो ये जो रिजल्ट आपके आए हैं वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट से हमको कुछ कुछ चीज़ों को समराइज करते हैं। क्या क्या समराइज करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है, कैमरा को मुझे छुपाना पड़ेगा मेरा मतलब फेस, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दब जाएंगी। तो मैं 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं यहाँ पे ऑफ कर लूँ कैमरा, ठीक है। ये मैंने ऑफ कर लिया है। अब आपको हम पढ़ा देते हैं भाई साहब, चलिए ज़रा, ठीक है। बस 1 सेकंड और दे दो मुझे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। तो अब ये जो हमने रिजल्ट निकाले हैं वो हमको कुछ कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और वो क्या क्या प्रूफ करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो ये जो कि कैथोड रे स्टार्ट होता है फ्रॉम कैथोड, मतलब जो कैथोड रेस आ रही थी वो स्टार्ट होती हैं कैथोड से और मूव होती हैं एनोड तक। पहली बात तो ये हमें क्लियर हो जाती है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमको क्या चीज़ क्लियर होती है यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको होती है कि जो रेस आ रही हैं आपकी वो कोई भी विजिबल नहीं होंगी, है ना, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व हो जाएगा। हमको क्या है, काइंड ऑफ मटेरियल जो कि हमने फ्लोरोसेंट या फिर जो हमने फास्फोरेसेंट जो यूज़ करा है उससे, है ना, जिंक सल्फाइड को, जो कि टेलीविज़न पिक्चर जो होती है ना आपकी उसमें भी यूज़ होता है ये। और टेलीविज़न में जो आप देखते हैं ना कि जो स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिखती है वो इसी की मदद से दिखती हैं, ठीक है। वो यही फेनोमेना वहाँ पर कर रहा होता है। फिर एब्सेंस यदि होगा इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये जो रेस होंगी वो ट्रेवल करेंगी एक स्ट्रेट लाइन में। मतलब कि जो अभी आपको रेस आती दिख रही हैं तो वो आपकी यदि मैग्नेटिक फील्ड यदि ना हो तो वो आपको सीधी दिखेंगी, है ना। फिगर जो 2.2 में अभी आप देख सकते हो, ठीक है। ये इधर पे फिगर 2.2 है, उसमें हमने देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए हमने क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से क्या हो रहा है, देखो डिफ्लेक्शन आ रहा है उन रे में। तो यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है हमको लिख के, ठीक है। अगली बात हमको क्या समझ आ रही है कि प्रेजेंस में किसके, इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड के, ये आपकी कैथोड रे क्या करती हैं, कुछ सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमको कुछ शो करती हैं ना। ये सजेस्ट करता है कि कैथोड रेस आपकी उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके कैथोड रेस के, जैसा कि हम बात करें किसका कैरेक्टरिस्टिक, आपका जो कैथोड रे हमको दिख रहे हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन ही है बेसिकली, वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, आपका मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे, मतलब किसी भी तरह का मटेरियल ले लो,
जो नेचर है गैस का वो प्रेजेंट है इन कैथोड रे ट्यूब पे, है ना। मतलब कि आप किसी भी तरह की गैस ले लो, ठीक है, या किसी भी तरह का आप मटेरियल ले लो, इससे कोई भी वहाँ पे डिपेंडेंस नहीं होगी, आपको जो रेस होंगी वो वैसे ही दिखेंगी। तो इससे हमको ये कंक्लूड हो गया, क्या कंक्लूड हो गया कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो बेसिक कंस्टिट्यूंट है आपके किसी भी एक एटम का, ठीक है। इससे ये बात प्रूफ हो गई। तो ये हमारा कहाँ से ये प्रूफ मिला हमको कि इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ से खोज कर ली, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे।